नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में, जिसका मार्केट कैपिटल है 5400 करोड़ रुपीस। पिछले 6 महीने में सीडीएसएल ने 250% रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है जिसका मेन फंक्शन है सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज फॉर्म में स्टोर करना। अब सिक्योरिटीज में आपके स्टॉक्स भी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी आते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज में आती है। इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे बिजनेस मॉडल के ऊपर, क्योंकि सीडीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है वो बाकी कंपनियों से अलग है। बाकी कंपनियों में रॉ मटेरियल रहता है, उसके बाद फिनिश गुड बनता है और उसके बाद वो बेच के कंपनी प्रॉफिट कमाती है। लेकिन सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है। अब हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1996 से पहले जब भी आप लोग शेयर खरीदते थे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे आज आप अगर बैंक में जाएंगे और एफडी करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से। पर इससे प्रॉब्लम क्या होता था कि शेयर सर्टिफिकेट फट जाते थे, गुम हो जाते थे, फ्रॉड भी होते थे। तो इसीलिए सेबी ने सोचा क्यों ना हम लोग शेयर सर्टिफिकेट को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसीलिए सेबी ने सीडीएसएल को परमिशन दे दी 1999 फरवरी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले यानी कि 1996 में सेबी ने और एक कंपनी को परमिशन दी थी। उस कंपनी का नाम है एनएसडीएल। सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों कंपनियों का मेन फंक्शन सेम ही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना रहता है ज़ेरोधा और अपस्टॉक जैसे कंपनियों में। अब ज़ेरोधा और अपस्टॉक जैसे कंपनियों को कहते हैं डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आप डीमैट अकाउंट इनके थ्रू खुलवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी कंपनियों के पास यानी कि सीडीएसएल और फिर एनएसडीएल कंपनियों के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिर्फ एक मीडिएटर है डीमैट खोलने के लिए। एक्चुअल में डीमैट जो ओपन होता है वो सीडीएसएल लेवल पे ही ओपन होता है। अगर डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो आज के डेट में सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है वो 54% है। 2018 तक एनएसडीएल मार्केट लीडर था। सीडीएसएल को प्रमोट करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पिछले साल तक सीडीएसएल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर वो 24% था, इस साल वो घट के 20% हो चुका है। और बाकी शेयर एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कैनरा बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है। ये टॉप 5 शेयर होल्डर है सीडीएसएल के। सीडीएसएल की मेनली 3 सब्सिडरी है और इन तीनों सब्सिडियरों को अलग अलग अथॉरिटीज रेगुलेट करती है। तो पहले सब्सिडरी का नाम है सीडीसीएल वेंचर लिमिटेड। अब सीवीएल का जो मेन काम है वो ई केवाईसी करना है। आपको पता होगा, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको ई केवाईसी करना ज़रूरी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी ई केवाईसी करना ज़रूरी है। तो जो ई केवाईसी का जो बिजनेस है वो सीडीएसएल करती है। और जहाँ पे ई केवाईसी आता है वहाँ पे आधार का भी काम आता है, और आधार को रेगुलेट करता है यूएआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसीलिए इस सब्सिडरी को भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। दूसरे सब्सिडी का नाम है सीआईआरएल यानी कि सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। जिस तरह से स्टॉक को सीडीएसएल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, बिल्कुल उसी तरह से सीडीएसएल की यह सब्सिडरी इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करती है। इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती हैं। और इसके लिए इस सब्सिडरी का बहुत सारे लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है। और ये सब्सिडरी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, इसलिए इसको रेगुलेट करता है आईआरडीए, जो कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तीसरी सब्सिडरी आ जाती है इनकी सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। अब यहाँ पे भी ये सब्सिडरी वेयर हाउस रिसिप्ट को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करती है। सीडीएसएल का रेवेन्यू मेनली 3 सेगमेंट से आता है। पहला आता है एनुअल इश्योर चार्जेस, दूसरा आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस और तीसरा आता है अदर ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनुअल इश्योर चार्जेस क्या रहते हैं। जो कंपनी स्टॉक्स इशू करती है या फिर शेयर्स इशू करती है उस कंपनी को इश्योर कहा जाता है। अगर कंपनी को शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करना है तो इशू करने से पहले कंपनी को अपनी कनेक्टिविटी दोनों डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है।
कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के बाद जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर जब उसे खरीदता है, तभी वो शेयर्स इन दोनों तरह के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। अब दोनों तरह के डिपॉजिटरी कंपनी के साथ एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी इसीलिए है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी सिर्फ सीडीएसएल के साथ अगर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करती है और मैं एज ए इन्वेस्टर मेरा अकाउंट अगर एनएसडीएल के पास है और मुझे अगर वो शेयर्स परचेस करने हैं, मेरे डीमैट अकाउंट में स्टोर करने हैं, तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कनेक्टिविटी सिर्फ सीडीएसएल के साथ है, एनएसडीएल के साथ नहीं है। इसीलिए दोनों डिपॉजिटरी के साथ उस कंपनी की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है और इसीलिए सीडीएसएल कंपनियों से हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करती है, उसे एनुअल इश्योर चार्जेस कहा जाता है। कंपनी चाहे लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, अगर उन्हें अपने शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो इन्हें सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना ही पड़ता है। अब एनुअल इश्योर चार्जेस जो है वो सेबी डिसाइड करती है कि कितना चार्ज होना चाहिए और हर 5 साल के बाद एनुअल इश्योर चार्जेस का रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल के टाइम सेबी डिसाइड करती है कि इस चार्जेस को इंक्रीज करना है या नहीं। 2021 में एनुअल इश्योर चार्जेस रिन्यूअल होने के लिए ड्यू है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये चार्जेस इंक्रीज होंगे कि नहीं, क्योंकि कंपनियों की हालत कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है। इसीलिए सेबी शायद से ये चार्जेस रिन्यू नहीं कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। हम लोग जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करते हैं उस डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस भी रहते हैं जो ज़ीरोधा और अपस्टॉक जैसी कंपनी हमसे लेती है और सीडीएसएल यानी कि डिपॉजिटरी कंपनीज इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से लेती है, यानी कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक से लेती है। तो डीमैट चार्जेस एक रेवेन्यू हो गया। उसके अलावा जब भी हम लोग हमारे स्टॉक्स सेल करते हैं और हमारे स्टॉक डीमैट अकाउंट से जब डेबिट होते हैं तब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज लगता है। वो चार्ज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ज़ीरोधा अपस्टॉक जैसी कंपनी और सीडीएसएल दोनों मिलकर शेयर करते हैं। यानी कि एक दिन में सीडीएसएल के जितने भी डीमैट अकाउंट्स होंगे उनमें से जितने भी शेयर्स डेबिट होते होंगे उसमें जो स्पेसिफिक चार्ज लगता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और सीडीएसएल को मिलता है। उसके बाद हम जो भी शेयर्स प्लेस करते हैं या फिर गिरवी रखते हैं उसके ऊपर भी सीडीएसएल चार्ज लगाता है। सीडीएसएल का 60 से 70% रेवेन्यू ये दोनों चार्जेस से आता है, यानी कि एनुअल इश्योर चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब हम लोग बात करते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम में ई केवाईसी के चार्जेस भी आता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीडीएसएल ई केवाईसी का भी बिजनेस करती है। इसके अलावा ई वोटिंग, कंपनीज जो भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है और फिलहाल तो कोरोना की वजह से कंपनीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एजीएम कंडक्ट कर रही है, तो ये एजीएम सीडीएसएल कंपनी के लिए कंडक्ट करती है, उसके भी चार्जेस कंपनी लेती है। इसके अलावा जब भी कोई कंपनी नया आईपीओ लाती है या फिर कोई स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर बोनस इशू करती है कंपनी, उसके भी चार्जेस सीडीएसएल कंपनियों से लेती है। अब जब भी आईपीओ आता है या फिर स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर बोनस इशू करते हैं तो उसका नेट इफेक्ट डीमैट अकाउंट में पड़ता है, इसीलिए सीडीएसएल इन कंपनियों से चार्जेस कलेक्ट करती है। चलिए अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीएसएल की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में दो चीज़ें आती है, एक आती है एसेट्स और दूसरा आता है लायबिलिटी। एसेट्स में कंपनी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, फिक्स्ड एसेट में उनके बिल्डिंग्स रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स रहती है, कैश रहती है, इन्वेंट्री रहती है, ये सारी एसेट साइड पे आती है। और लायबिलिटी साइड में जो भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया रहता है या फिर शॉर्ट टर्म लोन लिया रहता है या फिर जो भी एडवांसेस लिए रहते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है, वो सारी चीज़ें लायबिलिटी साइड पे आती है। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो आते हैं 973 करोड़ रुपीज़। ये एसेट एंड लायबिलिटी में आपको सितंबर 2020 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इनके बैलेंस शीट में अच्छी बात क्या है, सिर्फ 72 करोड़ रुपए इनके फिक्स्ड एसेट में है और बाकी जो 500-600 करोड़ रुपए हैं वो इनके म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स इसमें है और इनके पास कैश और बैंक बैलेंस 144 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये कंपनी कैश रिच कंपनी है। अब चलते हैं हम लायबिलिटी के साइड। लायबिलिटी में इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी लोन नहीं है किसी भी बैंक का। अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं रहता है तो वो कंपनी के बैंकरप्सी के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाते हैं। तो इनके बैलेंस शीट देख के तो ये लगता है कि इनके बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है। इनके क्लीन बैलेंस शीट का एक रीज़न ये है कि सीडीएसएल को हम लोग आईटी कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है।
CDSL को हम लोग एसेट लाइट बिजनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि CDSL को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो इनको अलग से पैसा किसी और कैपिटल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री में या फिर मशीनरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से इनका जो भी प्रॉफिट आता है इनके पास, वो डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जो भी मेन एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर इनका कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन रहेगा, IT का कुछ प्रोडक्ट अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी इनको पैसा लगाना है। और सेकंड, इनका जो मेन एक्सपेंस है वो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अदरवाइज इनका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादातर नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इनका जो प्रॉफिट रहता है वो कैपिटल में इन्वेस्ट करने के बजाय सीधा इनकी जेब में जाता है, और उस पैसों को वो बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 2018 में इनका रेवेन्यू था 188 करोड़ रुपीस। वही 2019 में इनका रेवेन्यू था 196 करोड़ रुपीस और 2020 में 225 करोड़ रुपीस। अगर हम पिछले 3 साल के रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं तो वो आता है 16%। अब हम लोग इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं। 2018 में इनका नेट प्रॉफिट था 103 करोड़ रुपए, 2019 में 114 करोड़ रुपए और 2020 में 106 करोड़ रुपए। अगर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो फ्लैट थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने वाली बात है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 2018 में वो था 54%, 2019 में था 58% और 2020 में था 47%। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के हमें ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपनी का ज़्यादा खर्चा नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि उनका IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी रेडी है। अगर इनको अपना बिजनेस बढ़ाना भी है तो इनको अलग से और कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। इनका जो मेन एक्सपेंस है वो होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं वैल्यूएशंस में अगर हम लोग पी रेशो देखते हैं तो वो आज के डेट में आता है 37। और पी रेशो को कंपेयर करने के लिए मेरे पास और कोई दूसरी कंपनी नहीं है, क्योंकि CDSL का कंपटीटर सिर्फ एक ही है और वो NSDL, जो कि मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है। तो पी के बेसिस पे हम लोग वैल्यूएशंस तो निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, हम लोग आते हैं इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। अब कोरोना के वजह से इस कंपनी ने बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन किए। वो इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों का कोरोना में वर्क फ्रॉम होम था और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर दिए थे। लेकिन डीमैट अकाउंट में जो ग्रोथ आपको अब दिख रही है वो आगे सस्टेन नहीं रह सकती है। दूसरा, ज़्यादातर जो रेवेन्यू इस कंपनी का एनुअल इश्योर चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। अब एनुअल इश्योर चार्जेस का जो भी फी है वो सेबी डिसाइड करती है, और अगले साल यानी कि 2021 में एनुअल इश्योर चार्जेस का रिन्यूअल ड्यू है। अगर अगले साल चार्जेस बढ़ते हैं तो शायद से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। दूसरा सेगमेंट जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर ज़्यादा डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी ज़्यादा आएगा, और ट्रांजैक्शंस, अगर डीमैट अकाउंट लोग खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस भी हो गए, सेल परचेज भी होगा, तो उसका भी चार्जेस आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह डीमैट अकाउंट ओपनिंग की प्रोग्रेस इस साल रही वो अगले साल से नहीं रहेगी। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया में सिर्फ 3 to 5% लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन किए, यानी कि 95% लोगों ने अभी तक शेयर मार्केट में एंटर ही नहीं किया है। अगर आगे जाके फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है और ज़्यादातर लोग अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इस कंपनी को बेनिफिट उसका हो सकता है। अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने अभी तक मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं की। वो इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट का भी जो मेन फोकस है वो रेवेन्यू ग्रोथ पे नहीं है। उनका जो मेन फोकस है वो CDSL के रोबस्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर है। उनके कमेंट्री में ही उन्होंने कहा था कि हम लोग कंपनी के ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हमारा मेन फोकस है इस कंपनी की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और जो कि सही है, क्योंकि इस कंपनी को भी पता है कि मार्केट में सिर्फ 2 डिपॉजिटरी, एक CDSL और NSDL, तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो इन दोनों के पास ही आने वाला है। इसलिए इस कंपनी को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल तक ये कंपनी 10 से 12% पे ग्रो करेगी।